हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ के। आज की रिव्यू का टाइटल है रे, जो कि हिंदी एंथोलॉजी वेब सीरीज़ है और ये स्ट्रीम हो रही है अपने 4 एपिसोड्स के साथ नेटफ्लिक्स पर 25 जून 2021 से। सत्यजीत रे का नाम हमारी फिल्म इंडस्ट्री में वैसा ही है जैसे हमारे घर में कोई बुजुर्ग प्रोफेसर अंकल रहते हो जिनको सारी कॉलोनी जानती है उनके ज्ञान के लिए, जो काफ़ी लोकप्रिय है और उनके नाम का फ़ायदा कई बार लेकर हम अपनी छाती चौड़ी कर चुके हैं। वैसे ही सत्यजीत रे का फिर डिस्कशन तब होता है जब हम अपने घर के ड्राइंग हॉल में हमारे सोफेस्टिकेटेड डिस्कशंस में 2 ब्लैक लेबल के पैक पीने के बाद आर्ट हाउस सिनेमा की चर्चा करते हैं और फिर उनके ऑस्कर उपलब्धियों की चर्चा करते हैं और फिर रियलिज्म की बातें करते हैं। तब हम फिर से अपनी चर्चाओं में सत्यजीत रे को जिंदा कर देते हैं। हमारी हालत ठीक उस हस्बैंड की तरह है जो बड़े ही रोमांटिक अंदाज में अपनी पत्नी से पूछता है कि तुझे हैंडसम हस्बैंड अच्छा लगता है कि इंटेलिजेंट हस्बैंड अच्छा लगता है, तो पत्नी शर्मा के कहती है कि मुझे दोनों अच्छे नहीं लगते, मुझे तो आप अच्छे लगते हैं। अब उस पत्नी के प्यार में हम ये भूल गए हैं कि उसने हमको ना इंटेलिजेंट कहा है और ना ही हैंडसम कहा है। ठीक वैसा ही हुआ है इस रे नाम की सीरीज में, जिसके प्यार में हम इतने ज़्यादा पड़ गए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं हम। ज़रा सा पीछे मुड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि 2002 में संजय लीला भंसाली ने जब देवदास बनाई थी तो 1917 में लिखे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के इस नॉवल पर ऑलरेडी वो 1936 और 1955 में बने 2 वर्जन्स के साथ कॉम्पीट कर रहे थे किताब में। और इन दोनों वर्जन्स में चंद्रमुखी और पारो कभी मिलते ही नहीं, लेकिन संजय लीला भंसाली ने ना सिर्फ उनको मिला दिया था बल्कि दोनों को डोलारे डोलारे के गाने पर डांस भी करा दिया था। तो ये जो क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है हमारी ओरिजिनल साहित्यिक रचनाओं के साथ, उसमें कई बार हम हद से गुजर जाते हैं। वही हुआ है रे के साथ, जिसमें हमने चारों शॉर्ट स्टोरीज को पहले चिविंग गम जैसे चबाया, फिर उसको फुगा बनाकर फुगाया और उसके बाद उसको इलास्टिक जैसा खींच डाला। सत्यजीत रे फिल्म डायरेक्टर थे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म डायरेक्टर थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, म्यूजिक कंपोजर थे, लिरिसिस्ट थे और ऑथर भी थे। उनकी कई फिल्मों में पाथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार को अपू ट्रिलॉजी भी कहते हैं। और इनके अलावा उनकी द बिग सिटी और चारुलता भी काफ़ी पॉपुलर और अक्लेम्ड फिल्में हैं। उनकी कई सारी बंगाली फिल्मों के अलावा जो उन्होंने हिंदी में 2 फिल्में की है, उनमें से एक है शतरंज के खिलाड़ी और दूसरी है सदगति, जो दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स पर आधारित थी। यानी कि फिल्म मेकर खुद लेखक थे और दूसरे लेखकों की किताबों पर फिल्में बनाकर उनके साथ न्याय करते थे। उन्हीं की तरह और उन्हीं की लीग में जो किताबों के साथ न्याय करते थे, ऐसे और एक रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर थे ख्वाजा अहमद अब्बास, जो फिल्म मेकर भी थे और उपन्यासकार भी थे। उन्होंने बनाई थी 1957 में परदेसी, जो कांस फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेटेड थी। फिर थी 1963 की शहर और सपना, जिसको नेशनल अवार्ड था। और फिर उन्होंने बनाई थी 1969 की सात हिंदुस्तानी, जिसको नेशनल अवार्ड भी था और जिसमें उन्होंने एक नए लड़के को ब्रेक दिया था जिसका नाम था अमिताभ बच्चन। और फिर नए ज़माने के फिल्म मेकर्स में विशाल भारद्वाज है, जो विलियम शेक्सपियर की कहानियों में इंडियन एलिमेंट्स डालकर बड़ी ही प्रभावशाली फिल्में बनाते आए हैं। उन्होंने मैकबेथ से बनाई थी मकबूल, ओथेलो पर बनाई थी ओमकारा और हैमलेट पर थी हैदर, जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त फिल्में थी। इन जस्टिफाइड अडाप्टेशंस के अलावा ऐसा नहीं है कि इस स्पेस में हमने गड़बड़ नहीं की है। हमने कई सारी फिल्में ऐसी भी बनाई हैं कि किताब लिखने वाला जिसके ऊपर ये फिल्में बनी हैं, वो अगर ये फिल्में देखेगा तो वो रो पड़ेगा। बॉम्बे वेलवेट बनी थी ज्ञान प्रकाश की किताब मुंबई फेबल्स पे, और फितूर बनी थी चार्ल्स डिकेंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर। नूर बनी थी सबा इम्तियाज़ की कराची यू आर किलिंग मी पर। और फिर इसी फेरिस्त में एक डिज़ास्टर फिल्म थी लुटेरा, जो बनी थी ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ पर। और फिर इसी लिस्ट को आगे बढ़ाती है रे, जो बस डिसअपॉइंटमेंट के करीब ही है। इस एंथोलॉजी फिल्म की पहली कहानी है फॉरगेट मी नॉट, जिसमें एक सुपर गो गेटर इंटरप्रेन्योर अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाता है अपने डिसिप्लिन और टैलेंट के साथ। और एक दिन उसको एक ऐसी लड़की मिलती है जो उससे कहती है कि वो उससे 2 साल पहले औरंगाबाद में मिली थी उसके 30वें बर्थडे में।
अब ये जो एंटरप्रेन्योर है ये अपनी शार्प मेमोरी के लिए जाना जाता है और वो भौचक्का रह जाता है क्योंकि उसको अच्छी तरीके से याद है कि वो कभी औरंगाबाद गया ही नहीं। इसके बाद वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि इसका इफेक्ट उसकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है और उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ता है। हार कर उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, लेकिन उसके पुराने बुरे कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। फिर दूसरी कहानी है बहुरूपिया, जिसमें एक बड़ा ही लो ऑन कॉन्फिडेंस गरीब मेकअप मैन है जिसकी दादी अपनी मौत के बाद उसके लिए ढेर सारा पैसा और एक प्रोस्थेटिक किट छोड़ के गई है। अब ये जो प्रोस्थेटिक किट है उसका उपयोग करके वो अपना चेहरा भी बदल सकता है और ऐसा मेकअप कर सकता है कि लोग उसको पहचानेंगे नहीं। अब वो मेकअपमैन अपना चेहरा और अपना डिलडोल बदल कर उन लोगों से बदला लेना शुरू करता है जिन लोगों ने उसके साथ ज़्यादतियाँ की हैं। उसे सफलता भी मिलती है और इस प्रतिशोध से उसे आत्मिक शांति भी मिलती है, लेकिन फिर वो एक दरगाह में एक पीर के सामने जाकर उसको नीचा दिखाने की ठान लेता है और फिर उसको अपनी ज़रूरत से बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और फिर तीसरी कहानी एक लोकप्रिय शायर की जिसे क्लिप्टोमेनिया की बीमारी है, यानी कि वो बाय डिफ़ॉल्ट उठाई गिरा है, जिसे चोरी करने की आदत है। वो सफ़र कर रहा है ट्रेन से भोपाल से दिल्ली और उसके कंपार्टमेंट में वही शख्स आ गया है जिसकी बेशकीमती घड़ी इस शायर ने चुराई थी 10 साल पहले। ये दूसरा शख्स रेसलर टर्न स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और वो इस बात को भूल गया है, लेकिन ये शायर अपनी आत्मग्लानि से मरा जा रहा है। और फिर वो अपने रिडेम्पशन के लिए एक ऐसे स्टोर में जाता है जहाँ क्लिप्टोमेनियाक्स अपनी चुराई हुई चीज़ों को वापस कर देते हैं। चौथी कहानी का नाम है स्पॉटलाइट, जिसमें एक फिल्म स्टार है जो अपने ही ऑरा और अपनी मस्ती में मशगूल है और उसका घमंड तब चकनाचूर हो जाता है जब उसके होटल में एक दीदी नाम की साध्वी आकर ठहरती है और सारा का सारा स्पॉटलाइट उससे निकलकर उस साध्वी पर आ जाता है। अब ये फिल्म स्टार ऑलरेडी अपने करियर के लो फेज में है और इस तरह का अतिक्रमण उसको पर्सनली और इमोशनली डिस्टर्ब कर देता है और इसका इफेक्ट पड़ता है उसके करियर पर। अब वो इस स्थिति में दीदी से निपटने का निर्णय ले लेता है और उसको न पसंद करने के बावजूद भी उससे मिलने पहुंच जाता है। इन चारों कहानियों के पात्र ईर्ष्या और तिरस्कार से वशीभूत है और चारों ही कहानियों के अंत बड़े ही रोमहर्षक है। ये मुंशी प्रेमचंद और शहादत हसन मंटो जैसे सामाजिक असंतुलन पर प्रहार तो नहीं करते और ना ही जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर जैसी राष्ट्रीयता और इतिहास को पिरोते हैं, बल्कि इनमें अमृता प्रीतम और निराला वाली एक लय है, एक दुस्साहस है और एक खास किस्म का आघात है जो पात्रों के माध्यम से आप तक पहुंचता है। जहां फॉरगेट मी नॉट और स्पॉटलाइट के किरदारों का दंभ और अभिमान उन्हें धराशायी कर देता है, वहीं बहुरूपिया और हंगामा है क्यों बर्फा के किरदारों की कॉम्प्लेक्सिटी और उनकी हीन भावना उन्हें गलत काम करने के लिए उकसाती हैं। अगर इस सीरीज़ में कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं। सबसे पहले अगर खूबियों की बात करें तो सबसे पहली खूबी है परफॉर्मेंसेस। एक्टर्स माइंड ब्लोइंग है इस वेब सीरीज़ में और सारे ही टॉप फॉर्म में हैं। मनोज बाजपेयी, गजराज राव, अली फजल, के मेनन, दिव्येंदु भट्टाचार्य, चंदन राव सान्याल, राधिका मदन और हर्षवर्धन कपूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हर्षवर्धन कपूर तो रिवलेशन है। दूसरी खूबी है म्यूज़िक। पूरी सीरीज़ में बैकग्राउंड म्यूज़िक बड़ा ही इंग्लिश और स्टाइलिश है। स्पॉटलाइट सेगमेंट में 2 गाने हैं, फिर ना आवे कल और नैन मटक्का। नैन मटक्का को गाया है स्नेहा पंडित ने और कंपोज किया है स्नेहा खानवलकर ने और ये कंपोजिशन ब्रिलियंट है। और तीसरी खूबी है प्रोडक्शन। इस तरह हमारी सामाजिक और साहित्यिक धरोहर रही सत्यजीत रे की लघु कथाओं पर सीरीज बनाने का दुस्साहसी तारीफ़े काबिल है। टिपिंग फिल्म्स, वाईकॉम 18 और अजीत अंधारे बधाई के पात्र है। इन 3 खूबियों के अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि इस हाईली एंटिसिपेटेड सीरीज़ से जो हमारी उम्मीदें थी, ये सीरीज़ उन उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती। इसमें एक खास किस्म का ड्राइनेस है, एक खास किस्म का डिटैचमेंट है, जिसके कारण सारी एक्सरसाइज बड़ी ही कृत्रिम लगती है। अब हम अगर खामियों की बात करें तो सबसे पहली खामी है लेंथ।
इन सारी शॉर्ट स्टोरीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा खींच लिया गया है, जिसके कारण इनकी सिंप्लिसिटी खत्म हो गई है। बहुरूपिया में सेक्स डाल दिया गया है, फॉरगेट मी नॉट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डाल दिया गया है, और उसके बाद स्पॉटलाइट में कन्फ्यूजन डाल दिया गया है, और इन सब चीज़ों के कारण ये सारी स्ट्रेच लगती हैं। नीरेन भट्ट और सिराज अहमद है ये स्क्रीन राइटर्स जिन्होंने मॉडर्निज्म को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। दूसरी खामी है सोल। इन कहानियों में कहीं भी आत्मा नहीं है और पात्र हमसे जुड़ते नहीं हैं। पात्रों की व्यथा और उनकी वेदनाओं के साथ चलने वाला डार्क टोन बड़ा अखरता है। तीसरी खामी है टाइमलाइन। चारों कहानियाँ चूँकि रे साहब ने 60s और 70s में लिखी है, इसलिए वो ज़रा डेटेड लगती है और उस तरह की काफ़ी कहानियाँ बाद में आ चुकी है। कहानियों को आधुनिक बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन मूल मर्म के कारण वो सामयिक नहीं लगती। चौथी खामी है ओवर कॉन्फिडेंस। सारे प्रोडक्शन और टेकिंग्स में खास किस्म का ओवर कॉन्फिडेंस है, जो ये चीख चीख के कह रहा है कि हम सत्यजीत रे कर रहे हैं। ये इंटेलेक्चुअल एरोगेंस भी कई बार दर्शकों को कहानियों के करीब लाने से रोकता है। और पांचवी खामी है डायरेक्शन। सृजित मुखर्जी ने डायरेक्ट की हुई दोनों कहानियाँ फॉरगेट मी नॉट और बहुरूपिया में फ्लो और फिनिश नहीं है। अभिषेक चौबे भी बस एवरेज है हंगामा क्यों बरपा में, और वसंत बाला ठीक ठाक रहे हैं। उनके रॉबर्ट डी नीरो, डेनियल डे लेविस, काफ्का और डेविड लिंच के मेंशंस इंटरेस्टिंग है। तीनों डायरेक्टर्स प्रतिभा के धनी हैं, लेकिन इस बार वो चूक गए हैं। इन 5 खामियों के अलावा मैं आपको बता दूं कि सत्यजीत रे द एलियन करने वाले थे स्टीवन स्पीलबर्ग के ईटी बनाने से पहले, जो कि इंडो अमेरिकन को प्रोडक्शन थी। वो महाभारत पर भी काम कर रहे थे और E.M. फोस्टर के 1924 के नॉवेल अ पैसेज टू इंडिया पर भी, लेकिन वो ये सारी फिल्में पूरी नहीं कर पाए और ये फिल्में अधूरी ही रह गई। और अब उनकी शॉर्ट स्टोरीज पर ये जो सीरीज़ बनी है ये भी ज़रा अधूरी सी लगती है। या तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सत्यजीत रे को या उनकी कहानियों को पूरी तरीके से समझने में असफल रहे हैं, या तो फिर आज के आधुनिक मूल्यों में उनकी कहानियाँ फिट नहीं बैठ पा रही है। इन दोनों ही सूरतों में बड़ा ही खेद है।